राज ने जब ये सुना तो उसे राधिका के साथ अपना रवैया याद आया। उसने भी तो राधिका का दिल दुखाया था, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। रोशनी ने बोलना जारी रखा, जब रीना के सर पर चोट लगी तो वो अपनी माँ सुनीता के कमरे में आ गई, जहाँ सुनीता फोन में लगी थी। जब उसने रीना से सुना कि राधिका ने उसके साथ ऐसा किया है तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बाहर आ गई और राधिका का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगी। इधर राधिका अपनी भीगी हुई डायरी को सीने से लगाए बैठी थी और रोए जा रही थी। डायरी के पन्ने पर पानी आने से उस पर लिखा सभी अक्षर धुंधले हो गए, जिन्हें पढ़ पाना नामुमकिन सा हो गया था। राधिका बुद्ध बनकर बैठी रही। जब सुनीता ने राधिका को सारे घर में देख लिया और वो नहीं मिली तो सुनीता बाहर आई। उसे राधिका दिखाई दी तो बिना सोचे समझे ही राधिका को पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। राधिका अपने पिता की आखिरी याद को खो देने के गम में थी, इसीलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। अक्सर जब हम जान से प्यारी किसी चीज को खो देते हैं तो हम अंदर से यह सोच चाहते हैं कि हमें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मन को सुकून मिल जाए। राधिका भी यही चाहती थी कि उसे सजा मिले और वो सजा उसे सुनीता दे रही थी। राधिका ने एक भी आ नहीं निकाली जिसे सुनीता सहन नहीं कर पाई तो उसने राधिका के हाथ से डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने भी डायरी को कसकर पकड़ लिया और लाल जलती आंखों से सुनीता को देखने लगी। राधिका की आंखों को देखकर एक पल के लिए सुनीता डर गई, लेकिन उसने डर को जाहिर नहीं किया और डबल रौब के साथ बोली, अच्छा अब तो मुझे आंख दिखाएगी, तेरी तो आज खैर नहीं। सुनीता ने जबरदस्ती डायरी ली और उसे फिर से पानी में फेंक कर बोली, अब कर, क्या करेगी तू, मारेगी मुझे, मार, मारना। राधिका ने डायरी को वापस पानी में देखा तो जो उम्मीद उसे थी वो भी खत्म हो गई। राधिका की सहन शक्ति खत्म हो गई। वो सुनीता से बहस भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने कभी सुनीता के सामने जबान खोली नहीं थी। आज भी उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, इसीलिए राधिका ने सर झुकाया और वहां से चली गई। सुनीता ने राधिका को जाते हुए देखा और टेढ़ी मुस्कुराहट कर खुद से बोली, मुझे आंख दिखाती है, अब देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। राधिका अपने कमरे में आकर बेड पर आधे मुंह गिर गई और तब तक रोती रही जब तक कि उसके अंदर की आत्मा मर नहीं गई। आज वो आधी मर चुकी थी क्योंकि आज तक वो अपने पिता की आखिरी निशानी को ही अपने पिता के साथ रहने को महसूस कर लेती थी, लेकिन आज वो भी उससे दूर हो गई। राधिका बीमार हो गई जिसकी परवाह किसी को नहीं थी, लेकिन उस वक्त अमन आ गया और उसने उसे संभाल लिया। साथ ही घर पर एक काम वाली रख लिया जिसका नाम रोशनी था। साथ ही अमन ने हिदायत दी कि अब अगर राधिका को किसी ने कुछ कहा तो वापस आ जाएगा, इसीलिए सुनीता अमन के आगे कुछ बोल नहीं पाई। अमन चला गया, वक्त बीता और वक्त के साथ राधिका बिल्कुल खामोश हो गई। राधिका अब किसी से भी कोई बात नहीं करती। अमन भी आता तो भी राधिका उससे कोई बातचीत नहीं करती थी। वो घर का कुछ काम करती और अपने कमरे में आकर बैठ जाती। विश्वास राधिका के पिता की कंपनी को संभाल नहीं पाया। उसने जिन लोगों के साथ काम किया था उन लोगों ने ही उसे धोखा दे दिया और कंपनी को अपने नाम करवा लिया। अब राधिका के नाम पर कुछ पैसे और एक घर था जो सुनीता ने जबरदस्ती राधिका से साइन करवा कर उन्हें अपने नाम कर लिया। जो वकील राधिका के लिए आता था अब वो भी बदल चुका था, वो भी अब विश्वास की ओर मिल चुका था। कुछ वक्त और बीता और फिर सुनीता ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने राधिका को बेचने के लिए विश्वास से बात की, लेकिन विश्वास को ये मंजूर नहीं था। राधिका उसके भाई की बेटी थी, वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन सुनीता आज भी राधिका से बदला लेने को आतुर थी। इसीलिए एक दिन जब विश्वास घर नहीं आया था तो उसने किसी को फोन करके घर बुला लिया। राधिका अपने कमरे में चेयर पर खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस वक्त रोशनी राधिका के पास आया करती थी, इसीलिए राधिका ने दरवाजा खोला तो
सामने सुनीता को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। तभी सुनीता के पीछे से एक आदमी राधिका के सामने आया तो राधिका ने सुनीता को सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर सुनीता ने कोई ध्यान नहीं दिया। आदमी ने राधिका को देखकर कहा, हाँ है तो खूबसूरत, लेकिन ये कमज़ोर ज़्यादा है और कमज़ोर लड़कियों को पसंद कम किया जाता है। सुनीता ने आदमी की ओर मुड़कर कहा, तो कम पैसे दे देना, लेकिन इसको यहाँ से ले जा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ इसे। राधिका ने जब ये सुना तो झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से बंद करके दरवाजे से सटकर बैठ गए। उसका मन किया कि अभी वो पंखे से लटक जाए। यही सोचकर आगे बढ़ गई और एक दुपट्टा लेकर उसे पंखे से बांधने लगी, लेकिन तभी उसके हाथ रुक गए। राधिका ने दुपट्टे को एक ओर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो वहीं बैठ और अपने पिता की कही हुई बात को दोहराने लगी, जब मन करे तो लेना, मन करे तो सो लेना, लेकिन जब करने का मन करे तो थोड़ा सोच लेना। करने से क्या सब सही हो जाएगा? तुम्हें लड़ना है, इस दुनिया से इंतज़ार करना है, उसका एक दिन वह आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, बस तुम इंतज़ार करना। राधिका ने खुद से कहा, मैं कब तक इंतज़ार करूं और किसका इंतज़ार करूं? कोई नहीं आएगा मेरे लिए। आज राधिका रुक गई, लेकिन कल का दिन फिर उसे मर मर कर गुजारना था। रोशनी आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो राधिका डर से कांपने लगी। रोशनी ने बाहर से आवाज़ लगाई, तब राधिका ने दरवाज़ा खोला और रोशनी के गले लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोई। रोशनी के अलावा था ही कौन जिससे वो बात कर पाती है। राधिका ने रोशनी को सब बात बताई तो रोशनी ने कहा कि वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होने देगी और उसे अपने साथ लेकर जाएगी। रोशनी ने राधिका को सांत्वना दी और चली गई। अगले दिन रोशनी नहीं आई तो घर के सारे काम राधिका को करने थे। राधिका किचन में खाना बना ही रही थी कि सुनीता का भाई जो यहाँ आया हुआ था, उसने राधिका को देखा और फिर बोला, तुम कौन हो? यहाँ कभी पहले देखा नहीं। राधिका कुछ नहीं बोली। सुनीता दरवाजे पर अपने हाथों को बांधकर खड़ी थी। उसने अपने भाई से कहा, ये इस घर की महारानी है, आज काम वाली नहीं आई, इसीलिए खाना बनाने आई हैं, फिर अपने रूम में चली जाएंगी। राधिका अब भी कुछ नहीं बोली तो सुनीता वहाँ से चली गई। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे चला गया। राधिका ने खाना बनाकर रख दिया और अपना खाना लेकर रूम की ओर जा ही रही थी कि सुनीता का भाई नवीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राधिका ने उसे घूर कर देखा और साइड से अपने कमरे में चली गई। नवीन भी पीछे पीछे आया और जब राधिका ने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो नवीन ने दरवाजे पर हाथ रख कर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राधिका ने दरवाजे को बंद करने के लिए जोर लगाया, लेकिन नवीन ने उसे पूरा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। काफ़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आया तो उसके चेहरे पर बेशर्मों वाली हंसी थी। रोशनी ने यह कहकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। राज की आंखों में खून उतर आया था। उसने सुनीता को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो सुनीता डर के मारे कांपने लगी। रोशनी आगे बोली, उस दिन मेरे पति की मौत हो गई थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं आ पाई थी। एक दिन जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तब मैं आई थी। मैं राधिका दीदी से भी मिली थी, वो अब बस जिंदा लाश थी। उनके मुरझाए चेहरे और उस पर चोट के निशान देखकर मैं समझ गई थी कि इनके साथ गलत हुआ है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती थी। मैं 2 दिन बाद फिर से आई थी, लेकिन जब आई तो पता चला कि उनकी शादी कर दी है। इसीलिए मैं तब से यहीं हूँ ताकि जब भी आप यहाँ आए तो बता सकूँ इन जालिमों ने क्या कुछ नहीं किया उनके साथ। विश्वास ने जब सुना तो वो हैरानी से सुनीता को देखने लगा, वहीं अमन बुत बनकर बैठा रह गया। रीना को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो अपनी माँ के साथ हर काम में शामिल थी। राज उठा और सुनीता के पास आया। सुनीता डर से कांप रही थी। राज ने सुनीता के बालों को बेरहमी से पकड़ा और गुस्से से बोला, दुआ कर राधिका मिल जाए, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक मैं तेरी जिंदगी
जहन्नुम बनाने वाला हूँ। राज ने सुनीता को एक ओर धकेलकर अपने आदमियों से कहा, ले चलो इन सबको, इस लड़के को छोड़ दो यहाँ पर, बाकी सबको ले चलो। आदमियों ने सबको जबरदस्ती पकड़ लिया तो रोशनी बोली, मेरी छोटी बच्ची है, वो अकेले कहाँ रहेगी, मैं नहीं चल सकती साहब। राज आगे चलते हुए बोला, उसको भी लेकर चलो। रोशनी अंदर गई और अपनी बेटी को लेकर आ गई। राज ने एक फ़ोन कॉल किया और बोला, पूरे शहर को छान मारो, मिसेज राधिका राज मल्होत्रा मिल जानी चाहिए कल सुबह तक। सामने से किसी ने कुछ कहा तो राज ने फ़ोन रख दिया। राज सबको अपने घर लेकर आया और अपने नौकरों से कहा, आज से तुम सब कुछ दिनों के लिए अपने घर जाओ, तुम सबकी सैलरी तुम्हें तुम्हारे घर पर मिल जाएगी। यहाँ ये लोग बिना सैलरी के काम करेंगे। आज से सब राज को हैरानी से देखने लगे तो राज आगे बोला, और सोनू तुम और रोशनी मिलकर दादाजी का ध्यान रखोगे, जल्दी ही राधिका भी आ जाएगी, फिर वो तुम सबको काम बता देगी। सबने हामी भरी और अपने अपने काम में लग गए। राज अपने कमरे में आया तो उसे रह रहकर राधिका की याद आने लगी। कुछ ही वक्त में राधिका की इतनी यादें बन गई, राज के लिए यहाँ राधिका के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो छत पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ भी उसे राधिका की याद आई तो उसने खुद से कहा, कहाँ जाऊँ तुमसे दूर, तुम बस गई हो मुझ में यूँ। काश मैं समझ पाता तुमको, तो आज होता ना यूँ मजबूर। राज ने गाड़ी उठाई और चल पड़े सड़कों पर अपनी राधिका को ढूंढने। राज ने राधिका के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन अब राधिका उसके पास नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर राधिका कहाँ गई है। आज पूरे 2 दिन हो गए थे राधिका को ढूंढते हुए, लेकिन राधिका किसी को नहीं मिली। राज ने अपनी आदमियों को पूरे शहर और आसपास के शहरों में देखने के लिए कहा और जगह जगह राधिका के पोस्टर लगवा दिए ताकि राधिका जल्दी से मिल जाए, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राज अपने ऑफिस में बैठा राधिका के बारे में सोच रहा था, तभी उसे एक फ़ोन आया। राज ने बेमन से फ़ोन उठाया और उदास सी आवाज़ में हेलो बोला। तभी सामने से किसी ने कहा, हेलो, ये राधिका मल्होत्रा के घर से बोल रहे हैं। राधिका का नाम सुनते ही राज के चेहरे पर चमक आ गई और वो जल्दी से बोला, हाँ हाँ, मैं राधिका का पति बोल रहा हूँ, क्या वो आप जानते हैं वो कहाँ है? राज सामने वाले इंसान को बोलने का मौका दिए बिना ही बोले जा रहा था तो सामने वाला शख्स बोला, अरे भाई, सांस तो ले ले और मुझे भी बोलने का मौका दो। राज अब चुप होकर उसे बोलने का इंतजार करने लगा तो आदमी बोला, इस लड़की को मैंने 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर देखा था, इसके साथ एक पतला सा लड़का भी था। राज, लड़का? कौन लड़का? कैसा दिखता था? आदमी बोला, वो पतला सा था, ज़्यादा हाइट भी नहीं थी, देखने में वे दोनों भाई बहन जैसे या फिर बॉयफ्रेंड लग रहे थे। मेरा ध्यान उन पर इसलिए गया क्योंकि उस लड़की ने मेरे बेटी को संभाला था। और आज कहाँ, कौन सी जगह, मेरा मतलब कहाँ की ट्रेन में बैठे थे वे लोग? आदमी, ये दो तो ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन इतना ध्यान है कि लड़का उस लड़की को बोल रहा था कि वो ध्यान से जाए और उस लड़की को छोटा सा फ़ोन देकर बोला था कि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे फ़ोन कर दें। लड़का उसके साथ नहीं गया था शायद। राज, अच्छा, फिर आगे राधिका कहाँ गई? आदमी हंसते हुए बोला, लगता है पत्नी के चले जाने का असर आपके दिमाग पर हुआ है और आगे मैं कुछ नहीं जानता भाई साहब, जितना जानता था बता दिया। यह कहकर आदमी ने फ़ोन कट कर दिया तो राज ने फ़ोन को टेबल पर रखा और कुछ सोचने लगा। फिर जल्दी से फ़ोन उठाया और नंबर डायल करके बोल, रेलवे स्टेशन के कैमरे चेक करो, 2 दिन पहले के, अभी जाओ। राज ने फ़ोन रख दिया। लगभग 10 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा तो राज ने फ़ोन पिक किया। सामने से कहा, सर, पिछले 5 दिनों से कैमरे बंद है, बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई तक सुधारी नहीं गई है। राज ने बिना कुछ कहे ही फ़ोन को दीवार पर जोर से दे मारा। तभी सोनू खाना लेकर अंदर आया तो बिना कुछ बोले ही फ़ोन के टुकड़ों को उठाने में लग गया और जब उसने उन्हें उठा लिया तो राज के पास आकर जो सिर झुकाकर बोला,
सर, इन 2 दिनों में आपका यह 18वां फ़ोन है जिसको आपने तोड़ दिया। फ़ोन तोड़ने से क्या मेम साहिब मिल जाएंगी? राज कुछ नहीं बोला और उठा और केबिन के बाहर चला गया। सोनू ने अपने कंधे उचकाए और वहां से चला गया। राज टेरिस पर आकर लाचार भाव से एक जगह देखते हुए बोला, धिक्कार है तुझ पर राज मल्होत्रा। तू अपनी राधिका को नहीं ढूंढ सकता, तू किसी काबिल नहीं है। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तभी राज को राधिका का वो सुसाइड की कोशिश करना याद आया और वो वहीं बैठ गया। नहीं राधिका, मैं मरूंगा नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें ढूंढूंगा। इन 2 दिनों में मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है कि अब मेरी मंजिल भी तुम बन गई हो और अब सुकून भी तुमसे मिलकर ही मिले। मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा। एक बार फिर राज ने अपने आप को मजबूत किया और वहीं से घर के लिए निकल गया। रायपुर राज शहर से दूर, बहुत दूर, एक वीरान सी जगह जहाँ पहाड़ी से लगभग एक रास्ता जाता है। रास्ते के एक और कच्ची सड़क जाती है, कच्ची सड़क के एक और कुछ झाड़ियों के बाद खेत हैं और दूसरी ओर एक कुआं है जो कि सूखा पड़ा है। भरी दोपहरी में जलाने वाली धूप है। कच्ची सड़क कुछ दूर जाकर 2 घरों पर खत्म हो जाती है। घर भी बहुत पुरानी और बंजारा से दिखाई पड़ रहे हैं। सामने से ये घर बहुत सीमित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चलने पर बहुत लंबे क्षेत्र तक फैले हैं और इन्हीं घरों में से एक घर की छत के एक कमरे के बाहर बने बरामदे की मेड़ पर एक लड़की शांत बैठी हुई है, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं है और एक टक दूर तक फैले खेतों को निहार रही है। और ये लड़की है राधिका। राधिका अपने अकेलेपन में बैठी अपने आप में खोई हुई थी। तभी एक बुजुर्ग औरत छत पर कमरे के साइड में बनी रसोई से बाहर आई और राधिका के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सोरीसा बेटी। राधिका मेड़ से उतर गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। बुजुर्ग औरत, अच्छा जाता, रोटी खा ले। बुजुर्ग औरत अंदर जाती ही बोली थी। राधिका उनके पीछे चली गई। राधिका किचन में आ गई तो बुजुर्ग औरत ने राधिका को एक थाली पकड़ा कर कहा, तेरा बाबा ना दे आ। राधिका हैरानी से उन्हें देखने लगी तो बुजुर्ग औरत आगे बोली, अरे नीचे बैठे हैं तेरो बाबा, बैठो सा ना, उनने दे आ रोटी। राधिका को ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन उसे ये समझ आ गया कि नीचे कोई इंसान बैठा है, उसे यह प्लेट वाला खाना देकर आना है। इसीलिए राधिका हाँ में सिर हिलाते हुए चली गई। राधिका राज से इतनी दूर चली गई थी कि राज सोच भी नहीं सकता था। राधिका के साथ कौन लड़का था, इसका पता अभी तक राज नहीं लगा पाया था। इसीलिए वो बहुत गुस्से में था। राज अपने दादाजी के पास बैठा था। उसने उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो दादाजी से बोला, कहाँ ढूंढूं मैं उसे, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। दादाजी, मुझे राधिका से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता कि अब कैसे मुझे ये हुआ, लेकिन बस हो गया। अब मेरी तलब बन गई है वो, और जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मैं बेचैन ही रहूँगा। आज के दादाजी ने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, जिन्हें देखकर राज घबरा गया और उनके आंखों को पोंछने लगा। राज डरते हुए बोला, दादू आप रो क्यों रहे हैं? आप जानते हैं ना, आप ही मेरी कमजोरी हैं। जब आप ऐसे रोते हैं तो मैं टूट जाता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रणवीर जी ने अपनी आंखों को बंद किया और सुकून की सांस लेकर राज को प्यार से देखने लगे तो राज हैरानी से बोला, अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? रणवीर जी ने मन ही मन कहा, मैं सोच रहा हूँ बेटा कि मैंने सुना था जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, आज देख भी लिया। राज आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसे दरवाजे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। राज और रणवीर जी दोनों की नज़रें उस ओर गई तो पाया राधिका के चाचा विश्वास दरवाजे पर खड़े कांप रहे थे। की नज़रें रणवीर जी पर थी और विश्वास उन्हें देखकर डर रहा था, मानो उसने भूत देख लिया हो। राज ने जब विश्वास को यहाँ देखा तो वो गुस्से से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विश्वास पर राज की बातों का कोई असर नहीं था। वो तो बस रणवीर जी को देख रहा था। विश्वास उल्टे पैर हो लिया तो राज भी कुछ सोच में पड़ गया। राज उठा और विश्वास के पीछे पीछे चला आया। इधर विश्वास जल्दी से सुनीता के पास
आकर लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, वो बुढ़ा अभी जिंदा है। सुनीता जो गंदी सी साड़ी पहनी थी और बर्तन साफ कर रही थी, उसने बर्तन पर साबुन रगड़ते हुए कहा, कौन सा बुढ़ा, अब कौन से पाप आगे आने वाला है तुम्हारे? विश्वास ने सुनीता की बाजू को पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहा, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरी हर काम में तुम बराबर की भागीदार हो, समझी? सुनीता ने विश्वास का हाथ झटक दिया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। सुनीता फिर से बर्तन साफ करने में लग गई। रीना बाहर से दंदनाती हुई आई और कुछ कपड़े अपने पापा विश्वास पर फेंकते हुए बोली, मुझे एक काम धाम नहीं हो, मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से। आप लोगों के पापों की सजा मैं क्यों भुगत रही हूँ? विश्वास ने कपड़े हाथ में लिए और बाहर जाने लगा। तभी उसे दरवाजे में राज खड़ा दिखाई दिया। राज ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था और वो गुस्से से उन तीनों को घूर रहा था। राज के गुस्से को देखकर रीना ने विश्वास के हाथ से कपड़े ले लिए और बनावटी हंसी हंसकर बोली, मैं बस धोने जा ही रही थी। रीना दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई तो राज विश्वास के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। राज कुछ कहता उससे पहले ही विश्वास बोल पड़ा, वो मैं बस देखना चाहता था कि आपके यहाँ कौन बीमार है, इसलिए खाना लेकर गया था, लेकिन आपको देखकर मैं घबरा गया और प्लेट गिर गई, मैं अभी साफ कर देता हूँ। विश्वास राज से नजरें चुरा कर चला गया तो सुनीता भी वहाँ से जा चुकी थी। राज ने लंबी सांस ली और बोला, राधिका कहाँ हो तुम? छत्तीसगढ़ के कैथल जिले के एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर में। अरे ये तेरी माँ भी ना मेहमान से काम करावे सा? एक बुजुर्ग ने राधिका के हाथ में प्लेट देखकर कहा, नहीं दादाजी, ये छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना। राधिका हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। बुजुर्ग ने पहले तो हैरानी से राधिका को देखा, फिर उसके हाथ से प्लेट लेकर बोले, अच्छो तो बैठ जाऊं रे, ले अकेली क्यों रहे सा? राधिका कुछ नहीं बोली तो बुजुर्ग ने किसी को आवाज लगाई, गौरी री, ए गौरी। तभी दूसरी ओर बने कमरे से राधिका की हम उम्र की लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, हाँ के? बुजुर्ग ने राधिका की ओर इशारा करके कहा, इस छोरी न ले जा, तेरे साथ को मन लग जाएगा। गौरी ने राधिका की ओर देखकर कहा, पर जमुना ने मना किया है कि इसको कोई परेशान ना करे। राधिका एक बार बुजुर्ग को देख ही रही थी। तभी बुजुर्ग बोले, मैं तन्ने कह दिया ना तो जमुना क्या करोगे? मैंने कह दिया तो जमुना क्या करेगा? गौरी ने राधिका की कलाई पकड़ कर कहा, ठीक सा, आजा जीजी। राधिका गौरी के साथ साथ चल पड़ी। गौरी उसे एक बड़े से कमरे में ले गई जहाँ पहले से ही दो लड़के लेटे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। कमरे में दो बड़ी बड़ी खटिया और साइड में पुराने जमाने के सोफे रखे थे। गौरी ने राधिका को खटिया पर बैठने का इशारा किया। जब लड़कों ने राधिका को देखा तो दोनों उठ गए। तभी गौरी बोल पड़ी, अरे शर्माओ मत, ये अपनी बहन जैसी है जो रायपुर से आई है। राधिका वहाँ बैठ गई तो लड़के भी बैठ गए, लेकिन दोनों लड़के जो पहले जोर जोर से हंस रहे थे अब एकदम शांत थे। तो गौरी बोली, ए जीजी, ये दोनों बहुत शरारती हैं, अभी तो आपसे शर्मा रहे हैं, एक दो दिन में जब जान पहचान हो जाएगी तब आपको खूब हंसाएंगे। गौरी वहाँ से उठकर चली गई तो राधिका सर झुकाए बैठी रही। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर एक लड़का बोला, जीजी नाम के हैं? राधिका नाम सुनते ही दोनों लड़के हैरानी से बोले, तो फिर आपकी खुशी कहाँ है? अब राधिका हैरान होकर दोनों को देखने लगी। तभी दूसरा लड़का बोला, जीजी तेरी खुशी जहाँ कहीं भी होगी हम लेकर आएंगे। राधिका दोनों लड़कों को देखते ही रह गई। कहते हैं जब कोई इंसान हमारे साथ होता है तब तक हम उसकी कदर नहीं करते, जब वो हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी मौजूदगी की एहसास होता है। जब वो हमारे पास नहीं होता है तब हम हर पल बेचैन, उदास और अकेला महसूस करते हैं। लेकिन अगर वक्त रहते हम उन लोगों को, उन रिश्तों को संभाल लें तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। कुछ ऐसा राज के साथ भी हुआ। जब राधिका राज के करीब थी तब उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। राज अपने मतलब के लिए उससे शादी की थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लड़की उसके जीने मरने की वजह बन जाएगी। राज एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का लड़का है। वो अपने फायदे और मतलब के लिए किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बचपन से ही उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अब उसने राधिका को जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया था।
जिसका पश्चाताप उसे जीने नहीं दे रहा था। राज बाहर से बहुत खड़ूस और गुस्से वाला है, लेकिन अंदर से वो बहुत मासूम और पाक दिल इंसान है। उसका दिल अंदर ही अंदर रोता है जब राधिका के न मिलने की खबर उसको दी जाती है। वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन राज को राधिका का कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे 25 दिन हो गए राधिका को गए हुए। इन दिनों में राज बहुत कमज़ोर और ज़्यादा गुस्से वाला हो गया है। वो अपने घर में काम करने वाले राधिका के चाचा चाची और दूसरे नौकरों पर छोटी छोटी बातों पर चिल्ला पड़ता है। पहले सब राज से डरते थे, लेकिन अब ये सब खौफजदा हैं और कोई भी राज के सामने नहीं जाता है। राज डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था, तभी सोनू ने उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को बांधकर सिर झुकाए हुए कहा, सर, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। राज के हाथ में चम्मच थी, उसने चम्मच को प्लेट में ही छोड़ दिया और सोनू को गुस्से से देखते हुए कहा, नौकर हो नौकर की तरह रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। राज उठकर जाते हुए बोला, कल से मेरे सामने मत आना। राज चला गया तो सोनू उसे देखता ही रह गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और सिर को पीछे सीट से लगाकर मन ही मन बोला, ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है मुझे। कुछ देर तक को ऐसे ही बैठा रहा और फिर लंबी सांस लेकर बोला, मुझे अपने आप को बदलना होगा। किसी के जाने या ना जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी राज के दिल में एक नाम आया और वो राधिका का। राज ने स्टेयरिंग को कसकर पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, राधिका, तुम जहाँ भी हो अब वापस मत आना। तुम्हारे लिए वापस आना बहुत बुरा हो सकता है। एक वक्त तक इंसान किसी का इंतज़ार करता है और जब वो इंतज़ार नहीं कर पाता तो उसका वो इंतज़ार गुस्से में बदल जाता है। राज भी उन्हीं इंसानों में से था जो इंतज़ार करना जानता ही नहीं था। उसने कभी इंतज़ार किया ही नहीं। राधिका के लिए उसका प्यार अब गुस्से में बदल गया। एक तरफ वो चाहता था कि राधिका उसके पास आ जाए, तो दूसरी तरफ वो कहता कि अगर वो अब उसके पास आई तो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देगा। राज अपने आप में ही सिमट रहा था। ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो क्या करना चाहता है। उसने अपने जज्बातों को अपने अंदर कहीं दफन कर दिया था। इधर राधिका इन दिनों परिवार के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। वो बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। राधिका के नाम का अर्थ उसे पर अब जचने लगा था। राधिका आज दादा दादी गौरी, राम और श्याम के साथ बैठी थी। राम और श्याम गौरी के वही दोनों भाई थे जिनके सामने राधिका बोलने से कतरा रही थी। राम ने राधिका को देखते हुए कहा, और यह हमारी राधिका जिज्जी उन दिनों कितनी चुप थी ना, आप देख तो कहाँ अब बोलने की ही ना देती। राम की बात पर सब हंसने लगे तो राधिका मुंह बनाकर कहा, हाँ तो उस दिन मैं नहीं थी ना, मैं जानती ही नहीं थी तुम दोनों शरारती बंदरों को। राधिका ने ये बोलकर गौरी से हाई फाई किया तो राम और श्याम दोनों एक साथ बोले, बंदर, और तू कैसा बांदरी, चिपकी हुई बांदरी। राधिका की तरफ देखने लगे तो सब एक साथ आकर हंसने लगे। तभी दादी जी बोली, अरे बेटा, बंदरी को मतलब बंदरिया होवे सा। बंदरिया सुनते ही राधिका दोनों भुज उचकाकर बोली, अच्छा बंदरों, अभी रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। राधिका और गौरी दोनों राम और श्याम के पीछे दौड़ पड़ी। तभी दादी जी बोली, अरे घूमते हुए ईंधन भी लेते आना। राम और श्याम आगे आगे और गौरी और राधिका उनको पीटने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी। ये सब सड़क पर चले गए। आगे से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था और दोनों लड़कों का ध्यान लड़कियों पर था। राधिका ने जब देखा तो घबरा गई और कांपने लगी। एक बार फिर अपनों को खो देने का डर उसके मन में आ गया। राधिका का ध्यान अब सामने से आ रहे ट्रक पर था। तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वो मुड़ गया, जिससे राधिका वहीं गिर पड़ी। जब राम और श्याम की नज़र राधिका पर पड़ी तो वो जहाँ थे वहीं रुक गए और उनका ध्यान ट्रक पर गया। दोनों लड़कों एक साथ दूसरी ओर कूद गए। इधर गौरी राधिका के पास आ गई। राधिका की आंखें बंद हो गई, क्योंकि राम और श्याम के सामने आता हुआ ट्रक उसकी आंखों के सामने किसी अनहोनी की तरह मंडरा रहा था।
गौरी राधिका के गाल को थपथपाते हुए बोली, राधिका आंखें खोल, आंखें खोल राधिका। राधिका ने हल्की सी आंखों को खोल कर देखा तो राम और श्याम को देख उसे चैन मिला। तभी उसे दर्द का एहसास हुआ तो जोर जोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। गौरी, राम और श्याम तीनों आंखों को फाड़ कर उसे देखने लगे। राधिका के आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन वो रो रही थी। राम ने एक भुजा उचका कर कहा, तुम रो रही हो या नाटक कर रही हो? राधिका ने आंखों को बंद कर लिया और अपने पैर को पकड़कर बैठ गई। जब गौरी ने राधिका के पैर को देखा तो वो समझ गई कि राधिका के पैर में मोच आ गई है। उसने राधिका के पैर को पकड़ा, तभी राधिका जोर से कांप गई। राधिका की आंखें बंद थी, उसका पैर बहुत जोर जोर से दर्द कर रहा था। तभी राधिका की आंखों के सामने राज का चेहरा आ गया। राधिका ने झट से अपनी आंखें खोली और जोर जोर से सांस लेने लगी। राज का उसके जहन में आना उसकी आंखों के आंसुओं को भी ले आया था। अब राधिका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे और वो बिल्कुल शांत हो गई। राम और श्याम, गौरी ने जब राधिका के आंसुओं को देखा तो वो तीनों घबरा गए और राधिका को चुप रहने के लिए बोलने लगे। राधिका के जहन में अपना बीता हुआ कल चल रहा था और उसी के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। जब राधिका चुप नहीं हुई तो राम और श्याम भी रोने लगे। गौरी उन तीनों को देखकर हंसती हुई बोली, ये लो रोने वाली पार्टी शुरू हो गई। राधिका का ध्यान जब राम और श्याम पर गया तो उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? श्याम, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। राम ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, और मुझे भी। राम और श्याम ज़्यादा बड़े नहीं थे, बस लंबाई में दोनों राधिका और गौरी से लंबे थे, तो अभी बच्चे साफ दिल और मासूमियत से भरे थे। इसीलिए जब राधिका के आंसू देखे तो खुद भी रो पड़ी। गौरी उठी और अपने हाथों को बांध कर कहा, अब राधिका को घर ले चलो, उठाओ इसे। राम और श्याम उठे और राधिका के हाथों को पकड़कर उठाते हुए बोले, कितनी मोटी है तू, कम खाया कर। सब राधिका को घर ले आए तो दादी जी ने राधिका के पैर की मोच को ठीक कर दिया और उस पर सूती कपड़े को लपेट दिया। अब राधिका चारपाई पर लेटी हुई थी और सब अपने अपने कामों में लग गए। राधिका ने मन ही मन कहा, वहाँ क्या हो रहा होगा? क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी? हाँ कर ही ली होगी। मेरा इंतज़ार क्यों करेंगे? उसे तो बस एक वारिस चाहिए था जो उसे मेरे बाद किसी से भी मिल सकता है। राधिका ने लंबी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी श्याम दौड़ता हुआ आया और राधिका की ओर फ़ोन बढ़ाते हुए बोला, भाई का फ़ोन। राधिका ने झट से उठाकर फ़ोन को लिया और कान के पास लगाकर बोली, कितने दिनों बाद फ़ोन किया है? मुझे तो भूल ही गए ना। वहाँ सब क्या चल रहा है? क्या उसने दूसरी शादी कर ली? राधिका चुप होकर सामने वाले की बात सुनाने लगी तो उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। जब सामने से फ़ोन पर कोई आवाज़ नहीं आई तो राधिका ने धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ। तभी सामने वाले ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर अब तुम आई तो पहले से भी ज़्यादा दर्द मिलेगा। राधिका कुछ बोलने को हुई, तभी सामने से फ़ोन कट गया। राधिका हेलो हेलो बोलने लगी। जब उसने देखा कि फ़ोन कट चुका है तो उसने फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन अब वो फ़ोन बंद आ रहा था, जिससे राधिका का दिल घबराने लगा। उसने श्याम की ओर देखा और जिसकी नज़र राधिका पर ही थी। राधिका ने श्याम को फ़ोन देखते हुए कहा, उसका फ़ोन बंद क्यों आने लगा? तो श्याम ने फिर से फ़ोन किया, लेकिन अभी भी बंद था। तो श्याम बोला, आज पहली बार भाई का फ़ोन बंद हुआ, हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो, चिंता मत करो। राधिका ने हामी भरी तो श्याम चला गया। राधिका का दिल अब भी किसी अनहोनी घटना से घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो राज अब उसके पास आ जाएगा, राज अब उसे यहाँ से ले जाएगा। राधिका अब सोचने लगी कि अगर राज यहाँ आ गया तो वो क्या करेगी, उसका सामना कैसे करेगी? इससे ज़्यादा अच्छा तो मरना पसंद करेगी। यही सब सोचते सोचते राधिका को नींद आ गई। इधर राज ऑफिस के केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। राज ने सोनू को फ़ोन किया और जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहा। कुछ ही देर में सोनू उसके सामने था। राज ने सोनू के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है?
मैं क्या तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहा हूँ? सोनू बनावटी हंसी हंसकर अपने चेहरे पर आए तनाव को हटाते हुए बोला। ओ तो बस आपसे डर, मेरा मतलब राज। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैंने मना किया था ना, लेकिन मैं ही तो बुलाया है। सोनू जी सर, राज ने टेबल पर कोहनी टिकाते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, राधिका घर में सबसे ज़्यादा बात किससे करती थी? और राधिका का नाम सुनते ही सोनू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, मैम मुझसे से सर। राज, अरे रिलैक्स, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तुम इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा ये बताओ, कभी उसने अपने घर के अलावा किसी का जिक्र किया था तुम्हारे सामने? सोनू, नहीं सर, उनके घर में कोई नहीं था और बाहर वो जाती नहीं थी, तो कोई कैसे हो सकता है? राज ने सोनू को देखा, जो राज से नज़रें नहीं मिला रहा था। राज ने धीरे से और उदास स्वर में कहा, सोनू प्लीज़ मुझे बताओ, राधिका कहाँ है? मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मेरा दिल कहता है कि उसने तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं किया होगा। सोनू अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा था। उसने सिर को नीचे झुकाया और हेलो से बोला, सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता। राज धीरे से उठा और सोनू की ओर बढ़ गया। सोनू डर से कांपने लगा, लेकिन राज ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, अब अगर वो आई भी तो मैं शायद उसे पहले जैसा ना मिलूं। राज ये कहकर चला गया। सोनू वहीं खड़ा रह गया। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बाहर आ गया और अपना फ़ोन निकालकर घर पर फ़ोन लगा दिया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट लेकर हम जल्द आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।